Hello guys, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am Meenu and I hope you all are well at your home. And today's our topic in this biology classes is urine formation. Okay, so let's get start. फॉर्मेशन ओके। तो फर्स्टली यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपोएसिस। ओके, यूरोपोएसिस क्या हो जाएगी, द प्रोसेस बाय विच द यूरिन इज फॉर्म्ड। ओके, सो ये प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपोएसिस। ओके, अब गाइज लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, जैसे जब किडनी का कंप्लीट स्ट्रक्चर करवाया था तो उसके अंदर नेफ्रॉन भी बताया था और कलेक्टिंग डक्ट्स भी बताई थी, है ना। तो जो नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट होंगे, मेनली जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट होंगे, वो ये 3 स्टेप करेंगे जिसकी हेल्प से जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो होगी। ओके, तो जो नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट है वो कौन कौन से 3 स्टेप करेंगे, यानी कि मेनली जो यूरिन फॉर्मेशन है उसके अंदर 3 कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे। फर्स्ट वन है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, जैसे नाम से ही पता लग रहा है ग्लोमेरुलस, यानी कि ये वाली प्रोसेस कहाँ पर होगी, ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या बताया था मैंने कि ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज होती हैं उनका एक ग्रुप होता है। ओके, फिर जैसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, ट्यूब्यूल्स के अंदर। ट्यूब्यूल्स बताए थे ना, पीसीटी और डीसीटी, और ये भी क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि ये भी किसके अंदर होगी, हमारी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अंदर क्या होता है, यानी कि ये कुछ मेन स्टेप्स बता रखे हैं मैंने, यानी कि ये स्टेप्स सिर्फ आपको याद करने हैं, ये मेन यानी कि जो की पॉइंट्स होते हैं वो हैं जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो लिख सकते हो। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू, यानी कि ये किसकी वजह से होगा, सबसे पहले तो ड्यू टू ब्लड प्रेशर, यानी कि जैसे उसमें बताया था ना, वो एक डायग्राम बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, वो अभी मैं बाद में भी करवाऊंगी। तो उसके अंदर क्या बताया था, हाँ, कि जो जैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था ना, तो उसमें ग्लोमेरुलर था, तो जिसके अंदर ब्लड है वो आ रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ब्लड ड्यू टू द ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से होगा ये। ठीक है, यानी कि ये फिल्ट्रेशन किसकी वजह से होगी, स्टार्ट किसकी वजह से होगी, ड्यू टू ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी कि जो अब जब डायग्राम करवाया था तब मैंने बताया था ना नेफ्रॉन के अंदर, अब इस डायग्राम का यानी कि जो जिस पार्ट के अंदर मैंने ये करवाया था इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप वहां पर जाके पहले चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है गाइस कि जो ग्लोमेरुलस होता है ना, उसके अंदर एफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं। ठीक है, एफेरेंट यानी कि जहाँ से जो ब्लड है वो आ रहा है, और इफेरेंट मीन्स जहाँ से जो ब्लड है वो बिल्कुल यानी कि आउट हो रहा है। ठीक है, एक इन का पोर्शन होता है, एक आउट का पोर्शन होता है। ठीक है, तो इन वाले को हम बोलते हैं एफेरेंट, और जहाँ से आउट होता है उसको हम बोलते हैं इफेरेंट। ओके, तो जो एफेरेंट वाला होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके, तो उसका क्या होता है कि जो डायमीटर होता है ना वो ज़्यादा होता है, और जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। ओके, तो क्या होता है, ड्यू टू द ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होगा, ओनली द वाटर एंड सोल्यूट पासिस थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी कि क्या होगा कि सिर्फ वाटर और जो सोल्यूट्स होंगे वो क्या होंगे, उस मेम्ब्रेन में से पास हो जाएंगे। ठीक है, उस मेम्ब्रेन में से हैं जो पास हो जाएंगे, क्या क्या होंगे, सिर्फ वाटर और सोल्यूट। ओके, सिर्फ वाटर और सोल्यूट ये पास हो जाएंगे। देन क्या बचेगा, ओनली प्रोटीन्स एंड सेल आर लेफ्ट, यानी कि जो ब्लड के अंदर बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं और जो सेल्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ये हैं जो वहीं पर रह जाएंगे उस ब्लड के अंदर ही। क्यों, क्योंकि इनका जो साइज है वो ग्रेटर होता है एज कंपेरिजन टू वाटर एंड अदर सोल्यूट। ठीक है, ओनली वाटर एंड सोल्यूट है वो सिर्फ पास हो जाएंगे, और लेफ्ट क्या रहेगा, सिर्फ प्रोटीन और सेल्स। ठीक है, फिल्ट्रेशन में यही तो होगा ना कि कुछ प्रोडक्ट है हमारा ऊपर रह जाएगा और कुछ प्रोडक्ट हमारा फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिल्टर क्या क्या हो जाएगा हमारा, वाटर और सोल्यूट, और ऊपर क्या रह जाएगा हमारा, प्रोटीन और सेल्स। ओके, देन फिल्टर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि उस जो फिल्ट्रेट हमारा आ गया उसको हम क्या बोलते हैं, वो ग्लोमेरुलस के अंदर है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टर्म आती है, उससे पहले ना ये आता है एक पॉइंट है, जैसे इसमें बता रखा है मैंने कि जो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, जो साइज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, फिल्ट्रेबिलिटी के। यानी कि कोई भी जो पार्टिकल है जिसकी हमें फिल्ट्रेशन करनी है, अगर उसका साइज ग्रेटर है तो फिल्ट्रेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। अगर जो पार्टिकल है उसका साइज है वो लेस है तो फिल्ट्रेबिलिटी ग्रेटर होगी। ओके, तो ये दोनों क्या है, इनमें कौन सा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स वाला। ठीक है, अगर एक का साइज ज़्यादा है तो फिल्ट्रेबिलिटी है वो कम होगी, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया हमारा यहाँ पर, इनवर्स वाला। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट आती है हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ये मेन है कुछ टर्म्स, यानी कि इनमें से ना कुछ MCQs भी आते हैं, जैसे CSIR नेट में आ गए या फिर नीट में आ गए, उनमें से भी पूछते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, फिल्ट्रेट फॉर्म्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट है वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, एक मिनट में जितना फिल्ट्रेट है फॉर्म होता है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ओके, देन अगर हम एक जो एवरेज यानी कि एक अडल्ट पर्सन है, अगर हम उसके एवरेज GFR की बात करें, एवरेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें, तो वो कितने होते हैं, अबाउट 125 ml पर मिनट। ठीक है, कितनी होती है, अबाउट 125 ml पर मिनट। ठीक है, अब अगर इतनी हो गई तो देन अगर हम 1 आवर की बात करें तो 1 आवर के अंदर कितनी हो जाएगी, अब हमारी देखो इसके अंदर कितनी है 125, तो हमारी 1 मिनट के अंदर कितनी, जो 1 आवर होता है उसके अंदर कितनी सेकेंड्स होती हैं, कितनी मिनट होती है हमारी 60। ओके, तो इसमें कितने हो जाएंगे 125 × 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी रह गई हमारी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 1 जा 6 और 7। ठीक है, यानी कि इतना ml। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 7.5 लीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7.5 लीटर। किसका बताया ये मैंने, 1 आवर का। और सेम वे से अगर हम 1 डे की बात करें तो 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं हमारे, 24 आवर्स, और तो फिर 24 को हम 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अबाउट 180 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो 1 डे में यानी कि 24 आवर्स में कितनी जो फिल्ट्रेशन, कितना जो फिल्ट्रेट है वो फॉर्म होता है हमारा, अबाउट 180 लीटर 1 डे की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर हम 1 आवर की बात करें तो कितना होता है 7.5 लीटर, और अगर हम 1 मिनट की बात करें देन कितना होता है उसके अंदर 125 ml। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देन नेक्स्ट वन इज़, ये हमारा बोमन कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रखा है, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस शो कर रखा है, ये कंप्लीट है जो ये ग्लोमेरुलस दिखा रखा है, और ये क्या हमारा बोमन कैप्सूल। ओके, तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया था ना, जहाँ से ब्लड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये रहा हमारा एफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके, और फिर क्या बताया था, जहाँ से ब्लड है जो आउट हो रहा है, ये हो गया इन का पॉइंट, इन मीन्स अंदर आ रहा है, तो ये हो गया एफेरेंट आर्ट्रियोल, और जहाँ से आउट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला क्या है, ये हमारा इफेरेंट आर्ट्रियोल। अब देखो आपको इसमें दिख भी रहा होगा, इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और इसका डायमीटर है वो लेस है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इस डायमीटर की वजह से क्या हो जाता है, इसके अंदर प्रेशर बनता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मैंने क्या बताया था कि जो देखो ये दिखा रखा है, जो कुछ प्रोटीन्स आ रहे हैं, कुछ सोल्यूट्स आ रहे हैं, देखो ये लिख रखा अदर सोल्यूट्स, ये लिख रखा प्रोटीन्स, ये हमारे इसके अंदर ब्लड के अंदर आ रहे हैं। अब फिल्ट्रेट होके बाहर सिर्फ क्या जाएंगे, कुछ सोल्यूट्स जाएंगे और कुछ वाटर जाएगा। ठीक है, और ब्लड के अंदर वापस क्या रह जाएंगे हमारे प्रोटीन। ठीक है, देखो कोई भी प्रोटीन बाहर नहीं गया ना, देखो सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर ही है ना, तो क्या हो गया, जो प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं होंगे। ओके, तो इस डायग्राम के अंदर बस यही बता रखा है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है यानी कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है वो कैसे होती है। ठीक है, इस डायग्राम से अब आपका जो वो 4 पॉइंट थे, यानी कि जैसे सबसे पहले जो ब्लड है उसका प्रेशर होगा, उसके बाद क्या होगा, वाटर और जो सोल्यूट है वो सिर्फ पास हो जाएंगे, और थर्ड क्या था हमारा कि जो प्रोटीन और जो कुछ सेल्स हैं वो हमारी लेफ्ट हो जाएंगी, रह जाएंगी यानी कि ब्लड के अंदर ही, और जो फिल्ट्रेट
यानी कि जो फिल्टर्ड फ्लूइड मिलेगा हमें, उसको हम क्या बोल रहे थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैसे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो वो किस चीज़ का प्रोडक्ट होती है, हमारी जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है प्लस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ओके, क्या क्या होता है इसके अंदर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर प्लस ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन। ओके, अब अगर हम बात करें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ना वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन दोनों का सम होता है। ओके, अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना वो जैसे कंप्लीट हमने जब स्ट्रक्चर की बात करी तो उसके अंदर ग्लोमेरुलस भी था और यहाँ पर क्या था, कैप्सूल भी था। तो एक तो ग्लोमेरुलस है जो वो लगाएगा अपना प्रेशर, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जो कैप्सूल लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये दो टाइप का हो गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक हमारा कौन सा हो गया, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सिर्फ ब्लड लगाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। जो GFR है वो कैसे निकलेगी, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर प्लस ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और ये क्या बता दिया आप कि जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मेन तो आपका ये वाला जो ये टर्म है ना, ये दो ही है। ठीक है, एक ये और एक ये, यानी कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो कैसे निकलेगी हमारी, ग्लोमेरुलस ने कितना प्रेशर लगाया, कैप्सूल ने कितना लगाया, और ब्लड के थ्रू यानी कि उस जो कोलॉइडल सोल्यूशन है हमारा उसने कितना प्रेशर लगाया। ठीक है, इन सब का जो प्लस है वो हमारा क्या आ जाएगी, कंप्लीट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो अब देखो जैसे 1 बाय 1 इन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, इसके बाद ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उस डायग्राम में आपको एकदम ये जो तीनों के तीनों प्रेशर हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन फर्स्ट की अगर हम बात करें ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, पहले तो इनकी अमाउंट ही लिख रखी है मैंने, जैसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है उसकी कितनी होती है 55 mmHg, कैप्सुलर वाले की कितनी होती है 15 mmHg, और ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है हमारा 30 mmHg। ओके, तो ये इनकी अमाउंट लिख रखी है मैंने 55, 15 और 30, ग्लोमेरुलस की भी और जो कैप्सुलर है उसकी भी दिखा रखी है और ब्लड वाले की भी। ठीक है, अब देखो जैसे जो तीनों के तीनों प्रेशर है ना उनका रीजन लिख रखा है कि ये किस वजह से होते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ग्लोमेरुलस, तो वो किसकी वजह से बताया था मैंने, लास्ट डायग्राम में भी बताया था ना मैंने, ड्यू टू एफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ड्यू टू एफेरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर बताया था ना मैंने, हाई होता है, लेकिन जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो लेस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्रिएट होता है। ठीक है, क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो गाइज जो ये 3 टर्म्स लिख रखी है मैंने, दो ही है सॉरी, फेवर्स और अपोज। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये किसकी वजह से होता है, नाम से पता लग रहा है कैप्सुलर, तो किसकी वजह से हो गया, जो कैप्सूल के अंदर फ्लूइड है, यानी कि जो कैप्सुलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड बच गया। ठीक है, उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और ये कितना होता है हमारा 15 mmHg। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कितना होता है हमारा 30 mmHg, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी कि जो फिल्टर्ड नहीं हुए थे, प्रोटीन्स फिल्टर्ड नहीं हुए थे ना, उनकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब देखो ये तीनों हो गए क्लियर, तीनों की तीनों टर्म। ये किसकी वजह से हो रहा है हमारा, एफेरेंट आर्ट्रियोल की वजह से। कैप्सुलर वाला किसकी वजह से हो रहा है, जो फ्लूइड है ना कैप्सूल के अंदर उसकी वजह से। और ब्लड कोलॉइडल किसकी वजह से हो रहा है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो फिल्टर्ड नहीं हुए उनकी वजह से। और ये तीनों आपको वैल्यूज याद रखनी है, 55 ग्लोमेरुलर की हो गई, 15 कैप्सुलर की हो गई, और 30 है जो ब्लड कोलॉइडल की हो गई। ओके, अब देखो ये क्यों लिख रखे हैं मैंने, फेवर, अपोज और अपोज, ये क्यों लिख रखे हैं, देखो अब जो प्रेशर लगेगा ना हमारा, जो बोमन कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो ये तीनों प्रेशर लग रहे हैं, कुछ तो ये ऐसे प्रेशर हैं इन तीनों में से, कुछ प्रेशर ऐसे हैं जो फिल्ट्रेशन हो रही है ना हमारी उसको फेवर करते हैं। ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और कुछ प्रेशर इनमें से हमारे ऐसे हैं जो कि फिल्ट्रेशन रेट को अपोज कर रहे हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट वाला है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। ग्लोमेरुलस यानी कि एफेरेंट आर्ट्रियोल की वजह से
क्या बन रहा है, उसके अंदर प्रेशर बन रहा है, ठीक है। अब वो प्रेशर जब हाई होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन की जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अगर हम बात करें कैप्सूलर वाले की, तो कैप्सूलर वाला क्या कर रहा है, अपोज। क्यों कर रहा है अपोज, क्योंकि ये ना कैप्सूलर फ्लूइड, यानी कि अभी मैं आपको एक नेक्स्ट डायग्राम दिखाऊंगी, उस डायग्राम में आपको अलग से शो कर रखा है, ठीक है। ये क्या करता है, अपोज करते हैं। और थर्ड वन क्या है, ब्लड कोलॉइड। ये किसकी वजह से हो रहा था, प्रोटीन्स की वजह से। अब प्रोटीन खुद तो फिल्टर हुए नहीं है, औरों को भी नहीं होने दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का अपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस का अपोजिशन, ठीक है। हो गए ये तीनों के तीनों प्रेशर क्लियर आपके। तीनों के बाद अब अगर हम बात करें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा कैसा होता है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि GHP माइनस BCOP यानी कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP यानी कि कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी डायरेक्ट से, 55 हो गया, माइनस BCOP की हमारी 30 थी, प्लस CHP की 15 थी, इन दोनों को प्लस किया 45 हो गया, 55 में से 45 माइनस किया तो 10 बच गया, ठीक है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा कितना आ गया, 10। ओके, अब देखो इस डायग्राम के अंदर क्या बता रखा है, जैसे जो फर्स्ट नंबर पे दिखा रखा है, ये वाला फर्स्ट नंबर क्या है, ये ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है एफेरेंट में से आ रहा है ना, तो इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे थे, ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे थे ना, और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 55 mmHg। ओके, फिर आता हमारा सेकंड प्रेशर। सेकंड कौन सा था हमारा, जो कैप्सूल की वजह से लग रहा था। कैप्सूल की वजह से देखो इस डायग्राम में देखो क्या था कि जो फ्लूइड में, ये पढ़ा था ना हमने कि जो कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये वाला हमारा कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये वाला कैप्सूल हो गया, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है, तो अब ये प्रेशर तो अंदर की साइड लगाएगा ना, और जो अंदर की साइड प्रेशर लगाएगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो अपोज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वो कम हो जाएगी। तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा है, हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अपोज कर रहा है, क्योंकि ये प्रेशर अपोजिट लगा रहा है, ठीक है। सेम वे से थर्ड है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसकी वजह से था, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से था ना, कि जो हमारे प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते हैं वो लगाते हैं, तो ये भी अपोजिट साइड प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब ये भी अपोजिट साइड प्रेशर लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को डिक्रीज कर देगा। तो जो सेकंड और थर्ड है, यानी कि जो कैप्सूल वाला प्रेशर है और जो प्रोटीन्स लगा रही हैं उनकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या करेंगे, हमारी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारी को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये तीनों की तीनों प्रोसेस पढ़ ली थी। और उसके बाद क्या है कि जो लास्ट में मैंने क्या बताया था, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमने कैसे निकाला था, GBHP माइनस CHP, जैसे मतलब इसके अंदर मैंने ब्रैकेट लगा रखे हैं तो वही बात हो जाएगी, इजीली समझ सकते हो ना इतना मैथ। तो यहाँ से माइनस माइनस है हमारे प्लस हो जाएंगे, तो ये 15 और 30 हमारा प्लस हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 में से 45 माइनस कर दो 10 निकल आएगा। ओके, तो ये अब तीनों के तीनों जो टर्म है हमारी, तीनों के तीनों जो प्रेशर है वो क्लियर हो गए हैं। अब इसी के साथ जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस कंप्लीट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के सबसे पहले तो स्टेप पढ़े हैं, फिर हमने मेन पढ़ा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ओके, रेट आपको जरूर लर्न करनी है, क्योंकि ये आपको एज अ MCQ वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे नीट वगैरह होगा या फिर कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि पर आवर क्या आ सकती है, पर मिनट क्या आ सकती है, पर डे क्या आ सकती है। ओके, आप इनको एज इट इज़ लर्न भी कर सकते हो। फिर आपको लर्न करने ये तीनों के तीनों प्रेशर, इनके नेम, इनकी वैल्यू, इनके रीज़न, यानी कि ये किस वजह से होते हैं। फिर आपको लर्न करना है कि ये जो हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसको अपोज करते हैं या फिर फेवर करते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना आना चाहिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक जो फर्स्ट स्टेप था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का वो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, क्या नाम है हमारे स्टेप का, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। नाम से पता लग रहा है ट्यूब्यूलर, यानी कि कहाँ पर होगा, ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। कहाँ पर होगा ये, ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या होती है, सिलेक्टिव प्रोसेस, यानी कि ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस होती है।
इसलिए इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी दिया होता है कई बुक्स में, ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है गाइज, कि जो हमारा जो भी फिल्टर्ड हुआ है ना मटेरियल, उनमें से क्या होता है कि कुछ हमारी काम की चीज़ें आ जाती हैं उस फिल्टर में, ठीक है, फिल्टर होके कुछ हमारी काम की चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जिस मटेरियल की हमारी बॉडी को नीड होती है ना, वो भी फिल्टर होके आ जाती हैं। तो फिर से क्या होता है, जो बॉडी है अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, वहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी है वो क्या करती है, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, वाटर है, सॉल्ट है, वो सब कुछ क्या हो जाएंगे, इस टाइप के कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिलरीज के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। कहाँ पर होंगे, कैपिलरीज के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर, ठीक है। हमारी बॉडी की जो नीड के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो ये सब कुछ जो मटेरियल है वो हमारे ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, देखो अब क्या है, पीसीटी लिखा हुआ मैंने बड़ा बड़ा इसके अंदर, और रीएब्जॉर्प्शन भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ये बड़ा बड़ा क्यों लिखा हुआ है, कि जो पीसीटी होता है ना, वो मेजर रोल प्ले करता है रीएब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है, यानी कि जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली कहाँ पर होता है, पीसीटी के अंदर, ठीक है। वैसे तो पीसीटी के अंदर भी होता है, लूप ऑफ फैनले के अंदर भी होता है, डीसीटी के अंदर भी होता है, लेकिन जो मेजर रोल है वो कौन प्ले करता है, पीसीटी, ठीक है, कौन करता है, पीसीटी। अब पीसीटी के बाद देखो रीएब्जॉर्प्शन की मेन बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आउट ऑफ 125 ml पर मिनट ऑन अबाउट 124 ml पर मिनट्स आर रीएब्जॉर्ब। क्या होता है, जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि अबाउट 125 ml पर मिनट क्या होता है, फिल्ट्रेशन बन रहा है, फिल्टर्ड है जो होके आ रहा है, लेकिन उसमें से 124 क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, यानी कि कितना बच गया हमारा, सिर्फ 1 ml, वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। 125 में से 124 रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 आवर के अंदर कितना रीएब्जॉर्ब होगा और 1 डे के अंदर, ठीक है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना। वैसे मैं आपको एक वैल्यू बता देती हूँ कि जो हमारी बॉडी है अबाउट 5 लीटर जो यूरिन है उसकी फॉर्मेशन करती है, ठीक है, वो हमारा सिक्रीट आउट हो जाता है। देखो अब एक आती है हमारी टर्म ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होती है, यानी कि ये हमारा एक मतलब मेजरमेंट का वे है कि पर यूनिट टाइम कितना मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। पर यूनिट टाइम कितना जो मटेरियल है, कितनी सब्सटेंसेस है जो वो क्या हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ओके, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। अब जो रीअब्जॉर्प्शन है ना वो 2 टाइप से होती है हमारी, एक्टिव प्रोसेस भी होती है और पैसिव प्रोसेस भी होती है, ठीक है। तो आपको पता है ये तो कि एक्टिव में हमारी एनर्जी यूज होती है, पैसिव में नहीं होती। लेकिन देखो एक्टिव में एनर्जी वो कहाँ से आती है, जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होते हैं, यानी कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तब जो एनर्जी मिलती है वो किस में यूज होती है, हमारी रीअब्जॉर्प्शन में। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव के अंदर जो एनर्जी आयंस के अंदर स्टोर होती है ना, उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी उसकी वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एक हो गया हमारा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक हो गया हमारा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। ये दोनों के दोनों हमारे हो जाएंगे, यानी कि एक में तो हमारी एटीपी हाइड्रोलिसिस की हेल्प से एनर्जी मिल रही है और एक में हमारी जो आयंस है उनकी वजह से मिल रही है, ठीक है। अब एक तो हो गया हमारा रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि एक्टिव होता है और पैसिव होता है। अब जो रीअब्जॉर्प्शन है ना उसके रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं मेनली। एक होते हैं हमारे पैरासेलुलर और एक होते हैं हमारे ट्रांससेलुलर, ठीक है। एक होते हैं पैरासेलुलर और एक होते हैं ट्रांससेलुलर। तो देखो जैसे ये सेल्स बना रखी हैं, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स सेल हैं। कौन सी सेल है हमारी, ट्यूब्यूल्स सेल। देखो जैसे 1 सेल हो गई, 2 सेल और 3 सेल, इस तरीके से बना रखी है, ठीक है। तो अगर हम पैरासेलुलर की बात करें तो पैरासेलुलर रूट हम कब बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन का,
जब जो मटेरियल है दो सेल्स के बीच में से क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तब हम उसको कौन सा रूट बोलेंगे, पैरासेल्युलर। ठीक है, अगर एक सेल के बीच में से ही जा रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांससेल्युलर। ओके, अगर सिर्फ वन सेल इंक्लूड होती है उसमें से ही रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांससेल्युलर। अगर दो सेल हैं उनके मिड में से जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासेल्युलर। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन वाला। ठीक है, अब जो रीएब्जॉर्प्शन है यानी कि बहुत सारा मटेरियल होता है ना जैसे, तो उनमें से कौन कौन सा जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कहाँ कहाँ पर होगा। तो देखो, अगर हम बात करें पीसीटी वाले पार्ट की, तो पीसीटी के अंदर कौन कौन से जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कुछ हमारे जैसे ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ये हमारे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे पीसीटी के अंदर। फिर कौन कौन से हो जाएंगे, सोडियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब हो जाएंगे। और अगर हम जो लूप ऑफ हेनले अगर हम उसकी डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, दो थे ना हमारे, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होता है, वाटर, यूरिया और सोडियम। ओके, असेंडिंग के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये दो बार लिख दिया सॉरी, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम। ठीक है, मोस्टली जो देखो पीसीटी के अंदर हो रहा है ऑलमोस्ट वही असेंडिंग लिम्ब के अंदर भी हो रहा है। ओके, डीसीटी के अंदर सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम, ये हो जाएंगे। देखो ये जो दो दो बार लिख रखी है ना, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर भी लिख दें यहाँ पर भी। ठीक है, ये क्या होता है कि जो मेन अभी बताया था ना इसके अंदर कि जो रीएब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ पर होता है, पीसीटी के अंदर। तो सेम वे से इसके अंदर है, जो ज्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो पीसीटी के अंदर ही रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बाई चांस निकल आते हैं बाहर तो वो आगे चल के असेंडिंग और डीसीटी के अंदर क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। कौन सा था ये हमारा सेकंड पार्ट, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, कौन सा था ये हमारा पार्ट, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये कंप्लीट है। इसके अंदर हमने रीएब्जॉर्प्शन मेनली तो यही है हमारा रीएब्जॉर्प्शन का कि एक्टिव होती है और पैसिव होती है, फिर इसके रूट पढ़े हैं। फिर मेन आपको ये लर्न करना है कि जो पीसीटी है और डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर कौन कौन से आयंस वगैरह हो गए या फिर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। ओके, अब जो अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा कौन सा स्टेप होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, यानी कि कुछ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वो क्या होता है, हमारी बॉडी है जो हमारा ब्लड है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, सिक्रीट आउट कर देती है यूरिन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सिक्रेटेड इनटू ट्यूबुलर फ्लूइड्स, यानी कि कहाँ चले जाएंगे, ट्यूबुलर फ्लूइड्स के अंदर। देखो मेनली क्या क्या सिक्रेट होता है, हाइड्रोजन आयन हो गए, यूरिया हो गया, केराटिन हो गया, ये सब होते हैं। तो मेनली क्या होता है कि जो पीसीटी होता है ना उसके अंदर ही सिक्रीशन होगा, और असेंडिंग के अंदर कुछ नहीं होता है, डिसेंडिंग के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं और डीसीटी के अंदर हमारे पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, तो सिक्रीशन का बहुत ही छोटा सा पार्ट है आपका ये वाला। ओके, जो ये वाला डायग्राम है ये कंप्लीट, जो हमने ये कंप्लीट फिल्ट्रेशन किया है, यूरिन फॉर्मेशन की है कंप्लीट, इसका ओवरऑल है। ठीक है, जो ये रेड कलर से दिखा रखी हैं ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, रीएब्जॉर्प्शन। ओके, और जो ये ब्लू कलर में जो एरोज दिखा रखी हैं ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, सिक्रीशन। ओके, तो फर्स्टली तो ये पार्ट्स दिखा दिया हमने, पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया, और ये हमारा कलेक्टिंग लिम्स हो गए, कलेक्टिंग डक्ट्स हो गए। ओके, सो गाइज जो ये रेड से दिखा रखे हैं ये क्या है, हमारे रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि फर्स्ट जैसे पीसीटी में मैंने बताया था क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है यहाँ पर, NaCl, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, और पीसीटी वाले पार्ट्स में से सिक्रीट क्या क्या हो रहा है, यूरिक एसिड हो गया, केराटिन हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, और जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ पर जो यूरिया है वो क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है। ओके, और जो वाटर है ये यहाँ से क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब। मैग्नीशियम आयन भी क्या हो रहे हैं, रीएब्जॉर्ब। ओके, तो इस तरीके से ये हम डीसीटी के अंदर लर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू वांट such more such videos then
Please subscribe my channel, and if you like this video, please hit the like button. Okay, stay at home, stay safe. Thank you.